कृषि कानून को लेकर घमासान जारी है। 56 दिन से किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर डटे हुए हैं। आज किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत होनी है, जिसमें एक बार फिर गतिरोध को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पहले ये बातचीत 19 जनवरी को होनी थी, जिसे आज के लिए बढ़ा दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर सुनवाई होनी है। किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली को लेकर अड़े हुए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में किसानों को एंट्री दी जाएगी या नहीं, ये पुलिस तय करेगी। वहीं कल पुलिस की एक टीम किसानों से मिलने पहुंची, जहां ट्रैक्टर मार्च को लेकर चर्चा हुई। किसानों ने एक बार फिर साफ किया कि वो तय शेड्यूल के मुताबिक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। वहीं पंजाब आम आदमी पार्टी ने भी ट्रैक्टर रैली में शामिल होने का ऐलान किया है। सरकार से 10वें दौर की बातचीत से एक दिन पहले किसानों ने सख्त तेवर दिखाए हैं। किसानों ने 23-24 जनवरी को किसान संसद का आयोजन करने का ऐलान किया। ये आयोजन सिंघू बॉर्डर के पास गुरु तेग बहादुर मेमोरियल में किया जाएगा। इसमें आंदोलन से जुड़े सभी मुद्दों के अलावा MSP पर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिटायर्ड जज, कुछ पूर्व सांसद, पत्रकार P साईनाथ, सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर, सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इसमें शामिल होंगे। किसान आंदोलन का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए तैयार की गई कमेटी की कल पहली बैठक हुई, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर मंथन किया गया। कमेटी सदस्यों का कहना है कि वो हर पक्ष की बात सुनेंगे। जो कानून के विरोध में है और जो पक्ष में है, सभी की बात सुनी जाएगी। अब इस कमेटी की किसानों के साथ पहली बैठक 21 जनवरी को होगी। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस की ओर से एक बुकलेट जारी की गई, जिसका नाम खेती का खून रखा गया। राहुल ने कहा कि बीजेपी किसानों को बेवकूफ नहीं बना सकती। किसानों को जाता था, मजदूरों को जाता था, मिडिल क्लास को जाता था, गरीबों को जाता था। कैसे? एक पूरा ढांचा था। कांग्रेस के हमलों के बीच बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस को 84 के दंगों की याद दिलाई। वहीं कांग्रेस पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया। वहीं चीन और पाकिस्तान के मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल में मचे चुनावी घमासान के बीच अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर सियासी खींचतान शुरू हो गई है। बीजेपी ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया। 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया हॉल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा, जिसमें ममता बनर्जी को भी न्योता दिया गया है। मोदी सरकार के ऐलान को टीएमसी ने पूरी तरह से बीजेपी की सियासी चाल बताया। ममता ने कहा कि बीजेपी को चुनाव के वक्त नेताजी की याद आई। टीएमसी ने 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश की मांग की। वहीं पुरुलिया की रैली में ममता ने बीजेपी को माओवादियों से ज्यादा खतरनाक बताया। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हमलों का दौर जारी है। मिदनापुर में शुभेंदु की रैली में शामिल होने जा रहे काफिले पर बम से हमला हुआ, जिसमें बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बीजेपी ने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया। इससे पहले शुभेंदु की कोलकाता रैली में भी पत्थरबाजी हुई थी। 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में प्रश्नकाल को बहाल कर दिया गया है। राज्यसभा में सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, तो लोकसभा में शाम 4 बजे से 5 बजे तक प्रश्नकाल होगा। राज्यसभा सत्र की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि लोकसभा की कार्यवाही का समय शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक होगा। देश में सबसे सस्ते खाने के लिए मशहूर संसद की कैंटीन की थाली महंगी होने वाली है। सरकार ने इसे मिलने वाली फूड सब्सिडी को खत्म कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब संसद के सदस्यों, स्टाफ और बाहरी लोगों को सामान्य रेट पर खाना मिलेगा। इससे हर साल 17 करोड़ रुपए की बचत होगी। 2019 में विंटर सेशन के दौरान स्पीकर ओम बिरला ने ये सुझाव दिया था। इसके बाद सभी सांसदों ने तय किया था कि वो कैंटीन में किसी भी तरह की सब्सिडी का फायदा नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव मैदान में उतरे निर्दलीय 13वें प्रत्याशी महेंद्र चंद्र शर्मा का पर्चा खारिज हो गया है। महेंद्र चंद्र का पर्चा खारिज होने के बाद अब तय हो गया है कि बीजेपी के 10 उम्मीदवार विधान परिषद जाएंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के भी दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। विधान परिषद में 12 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में उस समय मुकाबला रोचक हो गया था, जब 13वां नामांकन महेंद्र चंद्र शर्मा ने दाखिल कर दिया था।
जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन को पहला बड़ा झटका लगने जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने पीपल्स अलायंस गुपकार डिक्लेरेशन से बाहर होने का फैसला किया है। सज्जाद लोन ने फारूक अब्दुल्ला को खत लिखकर इसकी जानकारी दी। सज्जाद ने गुपकार के सहयोगी दलों पर विश्वास का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नेजल वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दी है। कमेटी से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही वैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। नेजल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जाती है। नागपुर में इस वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज का ट्रायल किया जाएगा। देश में टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। पहले 4 दिनों में 4,54,049 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं एक दिन में सबसे ज्यादा 2,07,229 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी गई थी। अमेरिका में जब टीकाकरण शुरू हुआ तो पहले हफ्ते में 5,56,208 लोगों को टीका लगा था। भारत अगले 3 दिनों में इस आंकड़े को पार कर लेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद दुष्प्रभाव के कुल 0.18% मामले रिपोर्ट हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत से गदगद टीम इंडिया अब इंग्लैंड के खिलाफ तैयारी में है। टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए 18 सदस्यीय दल में कप्तान विराट कोहली, ईशांत शर्मा और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई, जबकि ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट में डेब्यू करने वाले टी नटराजन को स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली ने छुट्टी से, जबकि तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने चोट से उबरने के बाद वापसी की है। जसप्रीत बुमराह और रविचंद्रन अश्विन इंजरी के चलते ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में नहीं खेल पाए थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ टीम का हिस्सा होंगे। मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव और हनुमा विहारी चोट की वजह से बाहर हैं। ऐसे में चेन्नई में खेले जाने वाले शुरुआती दोनों टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम को 27 जनवरी को बायो बबल में प्रवेश करना होगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चेतन शर्मा की अगुवाई में नई चयन समिति ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों का चयन किया। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपनी मेजबानी में 5 फरवरी से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सुखदेवपुर इलाके का है। जानकारी के मुताबिक तृणमूल के आपसी संघर्ष में ये गोलीकांड हुआ, मगर तृणमूल कांग्रेस के जिला सभापति की माने तो कार्यकर्ता की हत्या उनके ऑफिस में की गई और पास से गोली मारी गई। कार्यकर्ता को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंजाब के मोगा में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जीटी रोड के बीचों बीच एक पुलिसकर्मी बैठा हुआ है। पुलिसकर्मी इतना ज्यादा नशे में था कि अपना नाम तक बता पाने में असमर्थ था। लोगों के बार बार पूछने पर पुलिसकर्मी ने सिर्फ इतना बताया कि उसे पट्टी नाम की जगह पर जाना है, जिसके बाद लोगों ने पट्टी जाने वाली बस में पुलिसकर्मी को बिठा दिया। पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल होने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि जब पुलिसकर्मी खुद ही सुरक्षा नहीं कर सकता तो समाज की क्या सुरक्षा करेगा। बिहार के जमुई में एक शख्स का शव लटकता हुआ मिला है। मामला कल्याणपुर के वार्ड नंबर 21 का है। जानकारी के मुताबिक युवक एक शख्स के घर में काम करता था। पिछले 4 साल से काम करने के अलावा वो मकान मालिक के घर में रहता था। घटना की जानकारी तब हुई जब मंगलवार की सुबह मकान मालिक युवक को देखने गए। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजा खोला गया तो युवक फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजनों ने मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। राजस्थान के धौलपुर पुलिस के लिए सिरदर्द बना नामी डकैत ओमवीर उर्फ लादेन आखिरकार पकड़ा गया। ओमवीर पर 25 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। ओमवीर पर 10,000 रुपए का इनाम भी था। पकड़ा गया डकैत लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव था। इसके पहले उसकी जब पुलिस से मुठभेड़ हुई थी तो उसने कांस्टेबल के सिर में गोली मार दी थी। उसके बाद आरोपी कुख्यात दस्यु केशव गुर्जन की गैंग में शामिल हो गया था। ओमवीर के पकड़े जाने के बाद अब धौलपुर पुलिस ने चैन की सांस ली है। लखीसराय में जबरदस्ती शादी करने के लिए अपहरण किए गए युवक को पुलिस ने कुछ ही घंटों में छुड़ा लिया। मामला सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के खर्रा गांव का है। यहां 3 कुख्यात अपराधी समेत 5 लोगों ने युवक का अपहरण किया था। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अपहरणकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई भी की। पुलिस ने आरोपियों के पास से वो गाड़ी भी जब्त की है जिससे युवक का अपहरण किया गया था। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में पुलिस ने एक मनचले को जबरदस्त सबक सिखाया। तस्वीरें देखिए।
सरे बाजार कान पकड़कर चल रहा ये आरोपी एक लड़की को पिछले 11 साल से परेशान कर रहा था। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की और इसे पकड़कर सरे बाजार ऐसे घुमाया ताकि लड़कियों को छेड़ने वालों को सबक मिले। मथुरा में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मामला बरसाना थाना क्षेत्र का है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मेहरौली रोड पर अवैध तौर पर हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है। पुलिस ने यहां छापेमारी की तो पुलिस को कई अधबने तमंचे, कारतूस और अवैध हथियार बनाने का सामान मिला है। पुलिस ने हथियार बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से भी कई हथियार मिले हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। मामला लहरियासराय थाना क्षेत्र का है। यहाँ अभंडा मोहल्ले में शराब का धंधा चल रहा था। पुलिस ने यहाँ 3 घरों में छापेमारी की तो पुलिस को भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली। घरों से पुरुष पुलिस के आते ही चंपत हो गए, मगर पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब जांच में जुट गई है कि शराबबंदी के बावजूद सैकड़ों बोतल शराब यहाँ कहां से आई और ये शराब का चोरी छिपे व्यापार कब से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के भदोही में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी करते हुए 2000 लीटर शराब बनाने का केमिकल बरामद किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि औराई थाना क्षेत्र के बारीपुर में अवैध शराब बनाई जा रही है। पुलिस ने छापा मारा और अवैध तौर पर शराब बनाने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शराब बनाने का जितना केमिकल मिला है उसकी कीमत करीब 21 लाख है। पुलिस के मुताबिक इस केमिकल से शराब बनाकर ये आसपास के जिलों में तस्करी करते थे। पंजाब के फरीदकोट में नाजायज संबंध के शक के आधार पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। मामला कोटकापुरा के गांव खारा का है। बताया जा रहा है कि हत्या को 3 लोगों ने अंजाम दिया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तीनों आरोपी फरार हैं। तांडव को लेकर घमासान जारी है। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर विवाद का हल निकालने की बात कही है। वहीं इस मामले में सूचना प्रसारण मंत्रालय की बातचीत का भी जिक्र है। अली अब्बास ने कहा कि वो जल्दी समस्या का समाधान निकालेंगे। उनकी टीम का मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं था। तांडव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में FIR दर्ज की गई है, जिससे वेब सीरीज मेकर टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देश भर में उग्र विरोध प्रदर्शनों के बाद सीरीज के निर्माताओं ने दोबारा माफी मांगी है और भरोसा दिया है कि इसके सभी विवादित दृश्य हटा दिए जाएंगे। इससे पहले भी तांडव की टीम माफी मांग चुकी है। उधर साधु संत भी अब इस वेब सीरीज को लेकर भड़के हुए हैं। अखाड़ा परिषद का आरोप है कि बॉलीवुड में सक्रिय एक खास वर्ग जानबूझकर ऐसी फिल्में बना रहा है जिनमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है। उनके मन की अभी भी जो मनोवृत्ति हो साफ नहीं है। वो सोचते हैं कि माफी मांग लेने से हम लोग माफ कर देंगे, तो संत महात्मा इसको कभी माफ नहीं कर सकते हैं। माफी मांगने के बाद भी तांडव के निर्माताओं की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक FIR दर्ज हो चुकी है। अब तक लखनऊ, जबलपुर और ग्रेटर नोएडा में तांडव पर FIR दर्ज की जा चुकी है। भोपाल में भी केस दर्ज करने की तैयारी है। मुंबई में शिकायत देकर FIR दर्ज करने की मांग की गई है और दिल्ली में वेब सीरीज के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी गई है। महाराष्ट्र में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि जब तक दोषियों को जेल नहीं भेजा जाता तब तक हमारा आंदोलन और विरोध नहीं रुकेगा। कदम ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार FIR दर्ज नहीं कर रही है और देवताओं को अपमानित करने वालों को बचा रही है। मुरादाबाद में वेब सीरीज के खिलाफ करणी सेना ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट के बाहर फिल्म की स्टार कास्ट का पुतला फूंककर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। वेब सीरीज पर बैन की भी मांग की गई है। आज अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन शपथ लेने वाले हैं, जिसकी सारी तैयारियां हो गई हैं। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में आम लोगों की नुमाइंदगी और उनके सम्मान के लिए कैपिटल कॉम्प्लेक्स के नेशनल मॉल एरिया में 2 लाख अमेरिकी झंडे लगाए गए हैं। महामारी और सुरक्षा एहतियात के चलते सीमित संख्या में मेहमानों को बुलाया गया है। हर बार की तरह नागरिकों और समर्थकों की भीड़ इस बार देखने को नहीं मिलेगी। उपराष्ट्रपति का पद संभालने के एक दिन पहले कमला हैरिस ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर समर्थकों को धन्यवाद दिया। वीडियो में कमला ने कहा, अब किए गए वादों को पूरा करने और काम करने की बारी है। वहीं जो बाइडेन ने यूरोप और ब्राजील से आने वाले लोगों पर लगाई गई पाबंदी को और बढ़ाने की बात कही है। कोरोना मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। इससे पहले ट्रंप ने 26 जनवरी तक इन देशों से लोगों के आने पर बैन लगाया था। जेल में बंद रूसी नेता
एलेक्सी नावल्नी ने रूसी नागरिकों को एक वीडियो के जरिए संघर्ष का संदेश दिया। वीडियो में एलेक्सी ने लोगों को सड़कों पर आने को कहा। पुतिन विरोधी नेता नावल्नी ने कुछ महीने पहले खुद पर जहर देकर हुए जानलेवा हमले के लिए पुतिन को जिम्मेदार ठहराया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में ईरान सहित 10 देश अब वोट नहीं कर सकेंगे। बकाया फीस नहीं चुकाने के चलते वोटिंग का ये अधिकार छीन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने इस बात की जानकारी दी। जापान में बर्फबारी का कहर जारी है। जबरदस्त बर्फबारी के चलते जापान के मियागी शहर में एक साथ 130 गाड़ियां टकराईं। बर्फ पर फिसलने की वजह से ये भयानक हादसा हुआ। समुद्र से सटे इलाकों में भीषण बर्फबारी हो रही है, जिसने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। अल्जीरिया के एन सेफरा रेगिस्तान में कुदरत का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां रेगिस्तान पर बर्फ की चादर दिखी। यहां -3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा। 42 सालों में सिर्फ 3 बार यहां बर्फबारी हुई है।